अब क्या तोड़ दिया आपने? हे मेरे भगवान, अभी पिछले महीने ही तो लाई थी मैं ये नया कप सेट, इसका भी सत्यानाश कर डाला। माफ करना बहू, वो गलती से टूट गया मुझसे। आप ना काम करती कम हो, बिगाड़ती ज्यादा हो। सच में मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। अब जरा चाय बना दीजिए बिना कुछ बिगाड़े। अपनी सास को ऑर्डर देकर मीरा रसोई से सीधे अपने कमरे में गई और बड़े ही आराम से बिस्तर पर लेटकर अपना मोबाइल चलाने लगी। सुशीला की उम्र 70 साल के आसपास की थी। पति का साथ 3 साल पहले छूट चुका था उससे, तो अब बेटे बहू के रहमो करम पर ही जी रही थी। हालांकि इसके लिए वो बहुत कुछ भुगत भी रही थी। बेटे बहू के अलावा 10 साल का पोता छोटू भी था घर में, जिसकी मुस्कान में ही सुशीला को अपनी सारी खुशियां मिल जाती थी। मीरा, ओ मीरा, अरे कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ। क्यों चिल्ला रहे हो? आ तो रही हूँ। एक तो सारा दिन घर का काम, फिर बच्चे को देखो और इनकी बूढ़ी माँ की सेवा भी करो। सच में मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। क्या दिन भर गुस्सा करती रहती हो? यहाँ मेरे पास आकर बैठो। ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनकर खुशी से नाचने लगोगी। ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना मिल गया है तुम्हें जिसे देखकर मैं नाचने लग जाऊं? खजाना तो नहीं, पर दिवाली का बोनस जरूर मिला है, वो भी पूरे 10,000। अरे वाह, तो इस बार दिवाली पर मेरी नई साड़ी पक्की? पापा, और मेरे लिए ढेर सारे पटाखे भी लाना प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, और मिठाइयाँ भी आएंगी, वो भी खूब सारी। दिवाली के बोनस का क्या और कैसे करना है ये कुछ ही मिनटों में तय हो गया। और वही कोने में सुशीला हाथों में अपना टूटा चश्मा लिए खड़ी थी। उसका चश्मा टूटे कई महीने बीत चुके थे। राघव ने उस चश्मे को ठीक करवाने का काम इसी बोनस के भरोसे छोड़ रखा था, जो उसे अब याद ही नहीं था। सुशीला ने उसे याद दिलाने की कोशिश भी नहीं की और चुपचाप अपने कमरे में आकर बीती यादों में खो गई। कैसे उसने और उसके पति ने हमेशा राघव की हर जरूरत को सबसे ऊपर रखा। कैसे उसके भविष्य की खातिर अपना गांव छोड़कर शहर आ गए। लेकिन अब सब बदल गया था। राघव बड़ा हो गया था और सुशीला की जरूरतों की अब उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं थी। अरे माँ जी, आपको ये पर्दा नहीं दिख रहा क्या? अभी जला देती हैं आप इसे। हाँ बहू, सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। वो मेरा चश्मा टूट गया है ना, तो इसीलिए। ओहो, सॉरी माँ, तुम्हारे चश्मे के बारे में तो मैं बिल्कुल भूल ही गया। पर तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? अगर ये याद दिला देती तो आज ताने कैसे मार पाती? ऐसा नहीं है बहू, बिना चश्मा मुझे देखने में तकलीफ होती है। ये बात तो तुम्हें भी पता ही थी ना। हाँ पता है, तो क्या करें? पैसों का खजाना गड़ा है क्या यहाँ पर? पहले ही हम पर बहुत बोझ है, ऊपर से आप और आपका ये बुढ़ापा। हर महीने आपकी दवाइयों पर कितना खर्च होता है आपको अंदाजा भी है इस बात का? अगर कुछ दिन बिना चश्मे के रह भी लिया आपने तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अब इतनी महंगाई में आखिर हम क्या क्या करें? राघव, तू कुछ नहीं बोलेगा क्या? माँ, मैं क्या बोलूं? वैसे मीरा कुछ गलत तो कह नहीं रही। सुशीला को राघव से इस जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो रात तो उसने किसी तरह काट ली, लेकिन अगली सुबह ही वो अपना सामान बांधने लगी। दादी, आप कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ बेटा, जहाँ मैं किसी पर बोझ ना बनूं। मैं भी आपके साथ जाऊंगा दादी। आप रुको, मैं भी अपने कपड़े लेकर आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें यहीं रहना है हमेशा। इतना कहकर सुशीला ने छोटू का माथा चूम लिया और अपने आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई घर से बाहर जाने लगी। मीरा ये सब देख रही थी, लेकिन उसने एक बार भी सुशीला को रोकने की या उससे कुछ पूछने की कोशिश तक नहीं की। सुशीला चली गई अपने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर, जिसमें कभी उसकी गृहस्थी बसती थी। लेकिन अब वही घर उसे पराया सा लग रहा था। फिर उसी शाम। मीरा, माँ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? अरे बस क्या बताऊं, उन्हें चश्मे वाली बात इतनी बुरी लग गई कि घर छोड़कर ही चली गई। पास वाले वृद्धाश्रम ही गई हैं। वो पड़ोस वाली माला ने बताया। क्या? और तुमने उन्हें जाने दिया? मैंने तो बहुत रोका, उनके सामने कितना रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन वो नहीं मानी। नहीं पापा, माँ झूठ बोल रही है। माँ ने दादी को एक बार भी नहीं रोका। ये क्या बोल रहा है छोटू? उफ, क्या हाल है। सच में राघव, मानना पड़ेगा तुम्हारी माँ को। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़का दिया। जाते जाते भी मेरा घर तोड़ कर ही गई है वो। मीरा के झूठे आंसुओं के सामने राघव भी पिघल गया। उसने भी बड़ी ही आसानी से सुशीला को भूल जाने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ सुशीला घर छोड़कर वृद्धाश्रम में चली तो आई, पर अब छोटू की याद उसे खाई जा रही थी। वो दिन रात छोटू को याद करके रोती रहती। हालांकि उसे आगे तो बढ़ना ही था। सुशीला ने वृद्धाश्रम के कामों में मन लगाना शुरू कर दिया
और धीरे धीरे वो अपने दुखों को भूलने भी लगी, क्योंकि वहां ना तो कोई उसे बूढ़ा और बेबस होने का एहसास कराता था और ना ही वो अब किसी पर बोझ थी। लेकिन किस्मत का फेर अभी बाकी था। सुनो जी, ये देखो तो, दोपहर का डाकिया आया था और ये कागज देकर गया है। उस कागज को खोलकर पढ़ने के बाद राघव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर मीरा ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, ऐसा क्या लिखा है इसमें जिसे पढ़कर इतना खुश हो रहे हो? ये कागज साक्षात माता लक्ष्मी का बुलावा है मीरा। गांव में हमारी जो पुश्तैनी जमीन है ना, ताऊ जी और चाचा जी ने मिलकर उसका सौदा पक्का कर दिया है। अरे वाह, जमीन बिकेगी तो उसमें से हमें भी तो हिस्सा मिलेगा ना। अब बताओ ना, कितने पैसे मिलेंगे हमें? जहाँ तक मेरा अंदाजा है, यही कोई 18-20 लाख तो मिल ही जाने चाहिए। अरे वाह 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 वाह, तो अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और गांव जाने का टिकट बुक करवाओ जाकर। सिर्फ हमारे जाने से काम नहीं चलेगा मीरा। जमीन में हिस्सा बाबूजी का था, अब वो नहीं है तो माँ के अंगूठे के निशान चाहिए होंगे जमीन के कागज पर। अच्छा हाँ, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? जाओ जाकर वृद्धाश्रम से ले आओ ना माँ जी को। मगर माँ क्या चलेगी हमारे साथ? इतने महीने हो गए, हमने एक बार भी जाकर उनका हाल भी नहीं पूछा। इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ माँ जी को कैसे मनाना है। ये अपना छोटू है ना, इसी में बसती है माँ जी की जान। इसे देखते ही मक्खन की तरह पिघल जाएंगी वो। और अगर नहीं मानी तो? ऐसे कैसे नहीं मानेंगी? और अगर ऐसा हुआ भी तो थोड़े बहुत आंसू बहा लेंगे, क्या जाता है। फिलहाल गांव जाकर अपना हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, समझे? फिर चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बात तो सही है, चलो फिर चलते हैं माँ के पास। लेकिन सुनो, ऐसा करना, फिलहाल माँ जी को इस कागज के बारे में कुछ मत बताना। उन्हें किसी तरह मनाकर पहले घर ले आते हैं, बाकी सब तो फिर हो ही जाना है। अगर पहले ही उन्हें सब बता दिया तो हो सकता है कि वो कुछ नौटंकी करने लगे। राघव को अब भी मीरा की बातें ठीक लग रही थी। वो दोनों छोटू के साथ सुशीला से मिलने वृद्धाश्रम पहुंचे। छोटू को देखते ही सुशीला खुद को रोक नहीं सकी और सीधे जाकर उसे गले से लगा लिया। अरे मेरा छोटू, कैसा है? कितना कमजोर हो गया है तू तो। वो माँ जी, आपके हाथ से खाने की आदत है ना इसे, बस इसीलिए ऐसा हो गया है। अब मैं कितनी भी कोशिश करूं, ये ठीक से खाता ही नहीं। हाँ माँ, हमें माफ कर दो। आपके जाने के बाद हमें हमारी गलती समझ में आई, लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब तुम घर चलो। सुशीला ने ना राघव की बात का कोई जवाब दिया और ना ही उसे एक नजर देखा। वो तो बस छोटू को ही निहारे जा रही थी। छोटू, तू बता, मैं चलूं क्या तेरे साथ? नहीं दादी, आप वहाँ मत आना, कभी मत आना। पर हाँ, मुझे यहाँ बुला लो, मुझे सच में आपके हाथों से खाना खाना है। छोटू, ये क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है? उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तुम दोनों की तरह कपटी नहीं है। तुम लोगों को आज मेरी याद क्यों आई है सब पता है मुझे। क्या क्या पता है आपको? बताइए। सुशीला फौरन अपने पल्ले से वही कागज निकाल कर दिखाती है जो डाकिया मीरा को देकर गया था। यही लालच तुम दोनों को यहाँ लेकर आया है ना? बताओ, अब चुप क्यों हो? पर ये आपके पास कहाँ से आया? ये मैंने दिया है दादी को। छोटू की बात सुनकर राघव और मीरा सन्न रह गए। अब उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। ये बुढ़िया ना तब तुम्हारे किसी काम की थी और ना ही अब है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। एक माँ होने के नाते पहले ही बहुत कुछ दे चुकी हूँ और बहुत कुछ कर भी चुकी हूँ तेरे लिए, पर अब तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, माफी भी नहीं। ये कहकर सुशीला ने राघव और मीरा से मुंह फेर लिया और छोटू का हाथ पकड़कर वापस वृद्धाश्रम के अंदर चली गई। वो पूरा दिन छोटू के साथ रही। उसने छोटू को अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर उसे समझाकर वापस भेज दिया, लेकिन वो खुद कभी वापस नहीं लौटी। राघव और मीरा की हर कोशिश नाकाम रही। उन्हें अब इस सच को मानना ही था कि ना तो अब उनके पास माँ थी और ना ही पुश्तैनी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिन्हें सुनकर सांस थम जाए, दिल जोर जोर से धड़कने लगे और अंधेरे में अकेले बैठना मुश्किल हो जाए, तो अभी हमारा चैनल राज और इबरत सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां आपको मिलेंगे खौफनाक हॉरर कार्टून्स, ऐसी कहानियां जिनमें चीखें भी हैं और सन्नाटा भी अंधेरे राज, जिनका अंजाम रूह तक हिला देता है, और वो सच जिसे सुनने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। हम लाते हैं इबरत और सीख से भरी
मोरल स्टोरीज, हकीकत पर आधारित कहसानी कहानियां, गांव देहात के डरावने और रहस्यमयी किस्से और ऐसी कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी होती है। हर वीडियो में एक नया डर, एक नया राज और एक ऐसा अंत जो देर तक आपके दिमाग से नहीं निकलता। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ राज अंधेरे में ही बेहतर रहते हैं और कुछ अंजाम इंसान को उसकी औकात याद दिला देते हैं। तो अगर आप में हिम्मत है इन कहानियों को आखिर तक सुनने की, तो अभी सब्सक्राइब करें राज और इबरत और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक सबक। राज और इबरत, जहां डर भी है और इबरत भी।